जी। अब कोई सवाल आ रहा है इस एल्कीन में तो आप लोग पूछ लो मुझसे। पेंटीन है C5H10। पहला मॉलिक्यूल तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना दो और इसमें किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बाकी हाइड्रोजन। अच्छा, मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा, यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने डंडियां लगाई हैं वहां पे हाइड्रोजन है। इस तरह से अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे कर दूं तो दूसरा आइसोमर तो ऐसे बन जाएगा। अगर आप कहोगे एक और डबल बॉन्ड की पोजीशन आगे शिफ्ट करो तो वो फिर ना आइसोमर नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि ये जो सेकंड वाला मैंने बनाया है और थर्ड वाला मैंने बनाया, ये दोनों एक ही हैं। सेकंड वाले को पलट के रख दो तो वो थर्ड वाला बन जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है। पलट के रख दो तो वो थर्ड वाली चीज ही है। तो थर्ड वाला आइसोमर में अगर मैंने सेकंड वाला काउंट कर लिया तो मैं थर्ड वाला काउंट नहीं करूंगा। या तो थर्ड वाला काउंट कर लो, सेकंड वाला काउंट नहीं करो। इसके अलावा ना मैं हाइड्रोजन को जो मैं डंडियां बना रहा हूँ ना, मैं अब जरूरी नहीं है कि डिस्क्रीट फॉर्मूला से ही दिखाऊं। मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना के ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ आता है तो हम यूं भी लिख सकते हैं इसको। यही काम होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला के कि वो हमारा बनाने में थोड़ी आसानी कर देता है। इसी तरह पहले वाले का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो तो वो यूं होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक और चेन भी साथ में करना शुरू कर दूं, जैसे ये एक कार्बन लगा दिया और टोटल 5 कार्बन है ना, जैसे CH3 CH3 CH2 और CH2, तो ये भी एक आइसोमर कहलाएगा। देखो इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, पांचवा कार्बन मैंने सेकंड कार्बन के नीचे लगा दिया। सही है। इसके अलावा और ट्राई करो क्या क्या बना सकते हो। इसके अलावा देखो हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इसी चेन में, मतलब यही चीज ऐसी बनाऊं और इसमें डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बजाय मैं सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ले आऊं। तो ये भी एक आइसोमर हो जाएगा। तो मतलब एक ये हो गया पहला वाला, तीसरा वाला हम काउंट नहीं कर रहे, तो फिर इसको हम थर्ड कह देते हैं और फिर ये फोर्थ। सही है, समझ आती है बात, तो इसके 4 आइसोमर्स बन जाएंगे ऐसे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम ब्रांच बना के डबल बॉन्ड यूं लगा दें तो ये भी आइसोमर बन सकता है। तो देखो यहाँ पे जरा इसको गौर से समझना। मैंने लगा दिए ना सारे हाइड्रोजन। इसमें देखो ये जो हमारे, मैं पहले नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4। तो ये जो कार्बन वन और, अरे यार, देखो मैं ये कह रहा था कि ये इसमें देखो ना, इसमें पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन है ना, ये कभी भी रोटेट होके सेकंड कार्बन की जगह पे आ सकता है। और जब ये सेकंड कार्बन की जगह पे आएगा ना, तो ये कुछ स्ट्रक्चर फिर इस तरह से बन जाएगा। इसको ना मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। जब ये रोटेट होके, तो इस स्ट्रक्चर ने ना कुछ इस तरह से बन जाना है। और या तो ये हो जाएगा और ये फिर रोटेट होके क्या पता यहाँ पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एटम नहीं है। तो फिर ये स्ट्रक्चर फाइनली किस फॉर्म में हमें दिखेगा, मतलब ये स्ट्रक्चर
आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि परमानेंटली अगर क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं है, तो वो आइसोमर होता है। तो ये कभी भी, या फिर यूं होके यहाँ पे भी आ सकता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर तो हम बना चुके हैं ना, ये चीज जो है। और यही चीज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो थर्ड वाली है। थर्ड वाली में और इसमें क्या डिफरेंट है कि CH3 जो है ऊपर लगा हुआ है, वो कभी भी इसको पलट के रख दो तो CH3 ये नीचे हो जाएगा इस तरह से। कहने का मतलब क्या है, जो थर्ड वाला आइसोमर है वो यही वाला आइसोमर है, मतलब ये कोई नया आइसोमर नहीं है। अब ये इस तरह से फौरन समझ नहीं आ जाएगा, अभी जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना, अभी करते हैं फौरन इसके क्वेश्चन, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज समझ आएगी कि क्या हो रहा है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। जैसे ये है ना हमारे पास। अब इसमें देखो, ये जो हमारा ये वाला कार्बन है ना, दिस इज डबल बॉन्ड, तो दिख नहीं रहा। अब ये कार्बन है, देयर इज हाइड्रोजन एंड दे हैव हाइड्रोजन लाइक दिस। और ये वाला जो है डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ टू हाइड्रोकार्बन एक्स एंड वाई। एक एक्स है और ये दूसरा वाला वाई है। टू स्टूडेंट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट वन कह रहा है हाइड्रोकार्बन एक्स इज एन आइसोमर ऑफ वाई, और स्टूडेंट टू कह रहा है हाइड्रोकार्बन एक्स इज एन अनसैचुरेटेड बट वाई इज सैचुरेटेड। देखो, अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो वाई में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो वाई अनसैचुरेटेड है। और एक्स में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक्स जो है वो सैचुरेटेड है। स्टूडेंट टू ना उल्टी बात कर रहा है, स्टूडेंट टू एक्स को अनसैचुरेटेड कह रहा है, तो मतलब स्टूडेंट टू गलत है ना, उसकी स्टेटमेंट गलत है। तो जहां जहां वो पूछ रहा है करेक्ट में, जहां जहां टू आ रहा है, तो वो तो ऑप्शन ऑप्शन से वैसे ही हट जाएगा। ठीक है। लेकिन डी में जो है ना, नीदर वन नॉर टू लिखा हुआ है, तो इतनी जल्दी नहीं करना। स्टूडेंट वन कह रहा है हाइड्रोकार्बन एक्स इज एन आइसोमर ऑफ वाई। अच्छा, अगर ये दोनों आइसोमर हैं, तो इनके स्ट्रक्चर तो दिख रहे हैं डिफरेंट है, क्योंकि एक में डबल बॉन्ड है, एक में नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से तो हाइड्रोजन भी तो कम हो जाएंगे। मतलब आइसोमर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक्स का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट देखूं, तो उसमें कार्बन कितने हैं? टोटल 4 हैं, C4 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C4H10। वाई में अगर मैं कार्बन देखूं, तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। आइसोमर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो ये आइसोमर नहीं हो सकते एक दूसरे के। हाइड्रोकार्बन एक्स इज नॉट एन आइसोमर ऑफ वाई। अब स्टूडेंट वन कह रहा है कि दोनों आइसोमर है, तो स्टूडेंट वन भी गलत कह रहा है। स्टूडेंट टू तो वैसे ही गलत था, तो दोनों गलत हैं, तो नीदर वन नॉर टू। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कह रहा है 5 स्ट्रक्चर्स आर शोन, विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। मतलब वो एक जैसे ही मॉलिक्यूल हो, बस थोड़ा सा रोटेट रोटेट करके देख लो, सेम बन जाए। आइसोमर्स नहीं हो। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या है कि दे आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब अगर मैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा ही होगा उनका। तो अगर मैं स्ट्रक्चर वन को देखूं और टू को देखूं, तो वन और टू में हमारे पास टोटल कार्बन 4 है। हाइड्रोजन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन 8 है। टू में भी कार्बन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। देखो ब्रांच में है, जो सेकंड वाला है दिस इज ब्रांच, तो मतलब सेकंड वाला जो है उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। मतलब वन और टू आपस में आइसोमर्स हैं। हम आइसोमर्स नहीं पूछ रहे हैं इस बार, वो पूछ रहा है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल हो, मतलब जो आइसोमर्स ना हो। अब अगर थर्ड को देखो, तो थर्ड में जो कार्बन इसने यहाँ पे ऊपर किया हुआ है, बेसिकली वो कभी भी नीचे आ जाएगा। मतलब थर्ड जो है वो इस तरह से स्ट्रेट चेन ही है। और जो थर्ड जो बना हुआ है आपका, और जो फर्स्ट है, वो दीज आर सेम। मतलब वन और थ्री जो है ना, वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, एक ही चीज है। इसी तरह फोर्थ देखो, तो फोर्थ का जो कार्बन है वो कभी भी राइट पर आ सकता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है डबल बॉन्ड वाला। तो फोर्थ भी वही चीज बन रही है बिल्कुल।
1 3 एंड 4 दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, सेम चीजें हैं। मतलब 5 देखो तो वो डिफरेंट है, आइसोमर है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में। लेकिन 1 3 1 3 और 4 देखो तो उसमें डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, और फिफ्थ में डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, मतलब फिफ्थ एक आइसोमर है इनका। तो 1 3 एंड 4 दे आर सेम मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिकल है एक दूसरे, एक ही चीज है 1 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही है। पूछना है किसी को, रिवाइज कराओ या आगे बढ़े? जल्दी जल्दी। ओके, अच्छा हुआ। अच्छा, ये मैं मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, सही से दिखाने के लिए। इसमें कह रहा है द डायग्राम शोज 4 स्ट्रक्चर्स विच स्ट्रक्चर आइसोमेरिक ब्यूटीन्स, मतलब ब्यूटीन के आइसोमर बताना है। अब स्ट्रक्चर 1 तो है, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ब्यूटीन का आइसोमर कैसे होगा? ब्यूटीन तो डबल बॉन्ड वाला होता है, C4H8। ये तो ब्यूटेन बनाया है इसने, C4H10। तो ब्यूटीन का आइसोमर तो ये हो ही नहीं सकता 1 वाला। रह गए क्या? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ब्यूटीन क्या होता है? C4H8, एक डबल बॉन्ड होता है उसमें। अब सेकंड कार्बन को देखो तो उस सेकंड स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मतलब ये एक ब्यूटीन का आइसोमर है। इसका अलावा और कौन से आइसोमर है ब्यूटीन का? फोर्थ को देखो तो फोर्थ में भी एक डबल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसमें कितने कार्बन है? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये आइसोमर इसलिए क्योंकि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं है। इसमें अगर देखो तो 1 2 3 4, टू और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और सेकंड वाले को देखो तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मतलब 2 एंड 4 दे आर बोथ ब्यूटीन्स बट दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। थर्ड वाला जो है ना, उसमें डबल बॉन्ड तो है लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो ब्यूटीन वाला नहीं बनेगा। कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो C4H6 बन रहा है, C4H8 नहीं बन रहा। और आइसोमर होने की पहली कंडीशन क्या है? कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो विच मींस कि 2 एंड 4 दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। डी। ओके, देन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के भी हमारे पास, एक तो कंबशन रिएक्शन मैंने बताया सारे हाइड्रोकार्बन में होता है, एल्केन्स में भी होता है, एल्कीन्स में भी होगा, आगे अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में होगा। तो पहला जो एल्कीन का रिएक्शन है दैट इज कंबशन रिएक्शन। अब एल्कीन, जैसे पहले एल्कीन है मेरे पास इथीन ना, C2H4, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न कराऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। अगेन इसकी बैलेंसिंग भी वैसे ही करोगे, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन काउंट करो टोटल कितने हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह 2 2 जा 4, और वाटर क्या? 2। टोटल कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन। राइट लेफ्ट साइड पे 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 लिख दो। इसी तरह अगर मेरे पास है C6H12, दिस इज अनदर एल्कीन, इट इज हेक्सीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको बैलेंस करना है। कार्बन 6 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 6 बन जाएंगे, हाइड्रोजन 12 है, 12 डिवाइड बाई 2 6, तो वाटर के मोल 6 बन जाएंगे। ऑक्सीजन राइट साइड पे कितने हो गए? 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 12 प्लस 6 इज 18। लेफ्ट साइड पे 18 बनाने के लिए 18 डिवाइड बाई 2 यानी 9 लिख दो यहाँ पे, बैलेंस्ड। जैसे एल्केन्स में कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो कंप्लीट कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द ओनली प्रोडक्ट्स। इसी तरह एल्कीन्स में भी कंप्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कब होगा? जब ऑक्सीजन लिमिटिंग सप्लाई में होगी, कम होगी, और उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अलावा वही कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। एल्केन्स में जो दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा था वो था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन्स का जो हमारे पास दूसरा रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स के 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस, एक होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक होता है एडिशन ऑफ वाटर, H2O। अब ये एडिशन रिएक्शन क्या है? बेसिकली देखो, एल्कीन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। अगर मैं सिंपलेस्ट एल्कीन लूं, इथीन, इथीन का
हमने स्ट्रक्चर ऐसा देखा। अब अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ ना, तो पता है क्या होता है एडिशन रिएक्शन में? देखो, एल्केन में हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या था कि एक रेडिकल आ रहा है, वो दूसरे को हटा रहा है और उसकी जगह पे लग रहा है। अब यहाँ पे नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन, मतलब इसमें सिर्फ एडिशन हो रहा है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ना इस इथीन में, ये पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना ये खत्म होगा। जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होगा तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी ना। और ये जो हाइड्रोजन है H2, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ लग जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ डबल बॉन्ड खत्म हुआ और एटम्स आके ऐड हो गए, कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ है। इसलिए हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, नहीं कहते इसको, इसलिए हम इसको कहते हैं एडिशन। डबल बॉन्ड खत्म होता है और आके हाइड्रोजन लग जाते हैं। अब कोई और एल्कीन हो, जैसे प्रोपीन है C3H6, इसमें लेट से मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दिस इज हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी यही होगा, देखो जो डबल बॉन्ड है वो खत्म होगा पहले, और जब वो डबल बॉन्ड खत्म होंगे तो दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड थे उनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और उनकी जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आके लगा। बेसिकली मेरे पास क्या था, प्रोपीन C3H6, और अब क्या बन गया, C3H8, दो हाइड्रोजन बढ़ गए। तो प्रोपीन से ये क्या बन गया, प्रोपेन, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि एल्कीन्स को हम कहते हैं। यानी एल्कीन से क्या बन गया हमारे पास, एल्केन, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। जब भी एल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट में एल्केन बना लेगा। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सही है। इसी तरह अगर मेरे पास ब्यूटीन हो, ब्यूटीन होता है C4H8। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो डबल बॉन्ड पहले, चलो मैं फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बना देता हूँ। तो इसमें जब मैं हाइड्रोजन ऐड करवाऊंगा, देखो प्रोडक्ट में क्या बनेगा। इसमें मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड कराई, H2 गैस। प्रोडक्ट में क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है जिन कार्बन के बीच में, वहां पे डबल बॉन्ड खत्म होगा, एक एक वैलेंसी फ्री होगी और दोनों के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ब्यूटीन से क्या बन गया, ब्यूटेन। सही है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ब्यूटीन जो था उसमें डबल बॉन्ड जो था वो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में नहीं, बल्कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में हो, तो एज सच फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल प्रोडक्ट पे। उसका रीजन ये कि हाइड्रोजन ही लग रहा है ना, तो बाकी जगह पे भी हाइड्रोजन ही है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खत्म होगा और इस दो कार्बन की जो वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आके लग जाएगा। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना। ब्यूटीन है C4H8,
उससे देखो C4H10 बन गया, तो ब्यूटीन से क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया है। पूरी फैमिली चेंज हो गई इस प्रोडक्ट की। मतलब ये जो था ब्यूटीन था, इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड है इसमें, इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हो गए, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन बन गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बड़ा फर्क आ गया ना मनी। अच्छा, ये रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं। अब देखो ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन कंडीशन बड़ा मैटर करती है। कि ये रिएक्शन ऐसा ही नहीं है मैं कि मैंने हाइड्रोजन गैस डाली एल्कीन में या इथीन में तो बस ये रिएक्शन हो गया, नहीं। उसके साथ ना मुझे टेम्परेचर देना पड़ता है 150 डिग्री सेल्सियस का, जो आपको याद रखना है। और हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है निकेल, निकेल का सिंबल होता है Na, तो निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन कंडीशन, है उसके क्वेश्चंस भी बनते हैं कि क्या रिएक्शन कंडीशन है। तो निकेल एज अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस, तब जाके हाइड्रोजनेशन होती है। और रिएक्टेंट में क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियसली एल्कीन, कोई भी एल्कीन हो, चाहे इथीन हो, प्रोपीन हो, ब्यूटीन हो, और हाइड्रोजन गैस होगी, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, एल्केन बन जाएगा, इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, मार्जरीन मेकिंग में यूज कर रहे होते हैं हाइड्रोजनेशन। मार्जरीन मेकिंग में कैसे यूज कर रहे होते हैं, देखो हमारे पास जो एनिमल फैट होती है ना, उसके अंदर फैट जो होता है ना, वो भी, जैसे हमारी पहली क्लास में बात हुई थी कि हाइड्रोकार्बन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें वो किस चीज का बना होता है, फैट्स, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन सब में हाइड्रोकार्बन चेंज होती है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बड़ी बड़ी चेंज होती हैं, फैट्स में भी होती हैं। एनिमल फैट्स है, जो हम एनिमल मीट खाते हैं या एनिमल फैट कंज्यूम करते हैं, तो उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, वो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं एनिमल फैट्स। और उनमें मसला क्या होता है कि ये जो है ना वो स्टिक करती है, जमती हैं। ठीक है, घी में अगर खाना पका हो तो आप बाहर छोड़ दो, फ्रिज में रख दो तो जम जाता है ना। इसी तरह जब आपके ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल जाता है, ये फैट्स जाती हैं, तो वो आपकी आर्टरीज में जाके डिपॉजिट होती हैं, एंड देन दैट लीड्स टू हार्ट अटैक्स। सिमिलरली जो हमारे पास प्लांट फैट होती है ना, तो उनका फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन उनको हम अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन चेन तो होती है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में, उनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। और क्या होता है कि ये इतना ज्यादा स्टिक नहीं करती जितना एनिमल फैट स्टिक करती है। अगेन हार्मफुल ये भी है, बट इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। जो कुकिंग ऑयल है वो नहीं जमता, घी जम जाता है, क्योंकि वो प्लांट एनिमल फैट है। कुकिंग ऑयल जो है वो एडिबल ऑयल होता है, मतलब कॉर्न सीड ऑयल, या वो जो कुकिंग ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास जो बटर होता है ना, वो बनता है मिल्क से, मतलब एनिमल फैट से बनता है ना, मिल्क से बनेगा। ठीक है, तो वो हार्मफुल है, नुकसानदेह है हेल्थ के लिए, क्योंकि वो जमता है। अब इंसान की ख्वाहिशात तो कम नहीं होती हैं, उसको सुबह नाश्ते में टोस्ट पे बटर लगा के खाना है। तो जब ये पता चला कि ये एनिमल फैट जो है वो इतनी नुकसानदेह है, तो उन्होंने बोला प्लांट फैट की तरफ स्विच हो जाओ। अब ऑलिव ऑयल हो गया जैसे, सी वेरी फेमस फॉर हेल्थ। अब मसला ये है कि आप कुकिंग ऑयल जैसा ऑयल, क्योंकि वो जमता नहीं है, बटर जमा हुआ होता है, तो आप कुकिंग ऑयल टोस्ट पे लगाओगे तो वो किस तरह का टोस्ट हो जाएगा, तो जाहिर है मजा नहीं आएगा लगाने में सुबह सुबह। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कुकिंग ऑयल लिया या कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, और उसकी जो लंबी सी चेन थी, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी थे, डबल बॉन्ड भी थे, तो जहां जहां कार्बन डबल बॉन्ड थे ना, उन्होंने सारे डबल बॉन्ड को नहीं, बल्कि कुछ डबल बॉन्ड को क्या करा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया थ्रू हाइड्रोजनेशन। सारे नहीं, कुछ। जिसकी वजह से देखो फायदा क्या हुआ, कि उसका जो टेक्सचर है, कुकिंग ऑयल का टेक्सचर जो है वो, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसका टेक्सचर बटर जैसा हो जाएगा। लेकिन उस वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड अभी भी है, लेकिन सारे के सारे डबल बॉन्ड नहीं थे, कुछ उन्होंने खत्म कर दिए। और कैसे खत्म किए, हाइड्रोजनेशन से खत्म किए। सही है। तो उससे देखो क्या हुआ फायदा,
कि उसका टेक्सचर जो है वो बटर जैसा आ गया, और उसको हम कहते हैं मार्जरीन। तो हम जो ब्लू बैंड वगैरह यूज करते हैं, डेट इज मार्जरीन, डेट इज नॉट बटर। और उसको बनाने का पर्पज सिर्फ इतना सा था कि हम उसको बटर के टेक्सचर की तरह यूज कर सकें, बटर की तरह टोस्ट पे लगा सकें, लेकिन वो इतना ज्यादा हार्मफुल ना हो। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना हाइड्रोजनेशन का। देन वी हैव अनदर रिएक्शन ऑफ एल्कीन जिसमें एडिशन हो रही है, वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होती है, आप ब्रोमीन ऐड करा दो उसमें, जैसे ये CH2 एल्कीन है ना, तो इसमें अगर मैं एक्वस ब्रोमीन डालूंगा या ब्रोमीन वाटर डालूंगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड खत्म होगा, और जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड खत्म हुआ है वहां पे आके ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमीन के दो एटम लग जाएंगे। दिस इज नोन एज ब्रोमिनेशन। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। सही है। अच्छा जी, ये रिएक्शन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए हीट या कैटलिस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये रिएक्शन है ना टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी होता है, मतलब ब्रोमीन जो होता है ना उसका कलर होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज या रेड ब्राउन। एक्वस ब्रोमीन, इसको हम यूजुअली रेड ब्राउन कलर का लिखता है पास पेपर्स में वो। तो जब आप एल्कीन में किसी ब्रोमीन को डालोगे तो वो ब्रोमीन तो खत्म हो गया ना, तो उसका कलर जो है वो रेड ब्राउन से क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्योंकि जो एल्कीन्स होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल दो टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में एल्कीन है, और मैं अब दोनों कलरलेस हैं, देखने में पानी जैसे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास जो एल्केन है वो C2H6 इथेन है, और एल्कीन जो है वो C2H4 इथीन है। देखने में दोनों एक जैसे हैं, मुझे कैसे पता लगाऊंगा, मैं ना इसमें ब्रोमीन के कुछ ड्रॉप्स डाल दूंगा, वो ऑरेंज कलर का ब्रोमीन जो होता है ना उसके ड्रॉप्स डाल दूंगा। अब ब्रोमीन जो है वो इथीन के साथ तो जाके रिएक्ट करेगा, लेकिन एल्केन के साथ जाके रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो जब एल्केन के अंदर ब्रोमीन गिरेगा ना तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो अपना कलर जो है वो सोल्यूशन में फैला देगा, क्योंकि वो ब्रोमीन ब्रोमीन की फॉर्म में ही है। तो एल्केन के साथ जो ब्रोमीन का ऑरेंज कलर है वो ऑरेंज ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा ब्रोमीन का। लेकिन जैसे ही ऑरेंज ब्रोमीन एल्कीन में जाके गिरेगा तो गिरने के बाद वो रिएक्ट कर जाएगा और वो गायब हो जाएगा, मतलब वो कलर ऑरेंज से एकदम कलरलेस हो जाएगा। जो ब्रोमीन का ड्रॉप नीचे गिर रहा है वो ऑरेंज कलर का है, एल्कीन में गिरने के बाद उसका कलर गायब हो गया, तो वो कलर ऑरेंज से कलरलेस हो गया। तो हम कहेंगे कि जिसमें गिरा है ना वो एल्कीन है। लेकिन जब एल्केन में उसको गिराओगे तो क्या होगा, वो ऑरेंज ब्रोमीन का जो ड्रॉप नीचे गिर रहा था वो गिरने के बाद वो सोल्यूशन के अंदर भी ऑरेंज ही रहेगा, मतलब पूरे सोल्यूशन को ऑरेंज कर देगा। इट मींस ब्रोमीन रिएक्ट नहीं हुआ है। तो एल्कीन के साथ टेस्ट क्या होता है, एल्कीन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर। इफ ब्रोमीन बिकम कलरलेस from orange to colorless, it means कि alkene is present, otherwise if bromine does not changes its color, it means it is not present, alkene is not present। समझ आई ये बात? ठीक है। देन अनदर रिएक्शन ऑफ एल्कीन एडिशन रिएक्शन HCl के साथ, ये भी वैसा ही है। अच्छा, इसमें अगर मैं ब्यूटीन के साथ ये रिएक्शन करूं तो ब्यूटीन के साथ देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा। अगर ब्यूटीन में डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेगा। देखो ब्यूटीन अगर ऐसा हो जिसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में नहीं बल्कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो HCl ऐड करवाने पे, ठीक है, देखो पहली हमारी क्या बात हुई कि अगर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो Cl जो है वो हमारा पहले कार्बन के साथ भी लग सकता है, दूसरे कार्बन के साथ भी। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, जो कि ये रूल गवर्नड होता है मार्कोव-निकोल्स प्रिंसिपल से। वो अभी हमने नहीं पढ़ना है, उसका रीजन क्या है, वो AS लेवल की चीज है। हमें बस इतना यहाँ पे देखना है कि दोनों हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स होंगे। इसी तरह
ब्यूटीन अगर बना हुआ है, मतलब अगर डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो इसमें प्रोडक्ट दो तरह के नहीं बनेंगे, इसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। उसका रीजन क्या है? यार देखो, इसका रीजन क्या है कि जहां जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, पहले तो वो खत्म होगा, एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा हुआ था यहाँ पे, और एक के साथ Cl आया, एक के साथ हाइड्रोजन आया। अब अगर आप बोलोगे थर्ड वाले कार्बन के साथ जो है वो Cl आ जाए, फोर्थ वाले के साथ वो आ जाए, तो ये जो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, ये बी कह रहा हूँ और ऊपर वाले को मैं ए कह रहा हूँ, ये दोनों सेम है, बस पलट के रख दो तो वो एक ही प्रोडक्ट काउंट होगा, एक ही तरह का प्रोडक्ट काउंट होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आप